वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने कक्षा 12वीं इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के वे सभी प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो 6 तारीख को आप सबके स्कूल में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 तारीख के सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में टिक कर लिए गए हैं। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर है, सिंपल सा अब आपको पढ़ना है। इस वीडियो को मैं टारगेट रखूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस को बताऊं, आपके सामने टिक कराऊं, उसको मैं पढ़ पढ़ के समझाने का भी प्रयास करूंगा ताकि आपको अभी का अभी याद हो जाए, रट जाए। समय बहुत ही कम है, कल ही पेपर है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी का सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। देख लीजिए, यहां से एक परिचय, ठीक है, ये पूछाएगा। उपभोक्तावाद के व्यवहार का सिद्धांत, ये पूछाएगा। नेक्स्ट चैप्टर यहां पर लिखा गया है, नेक्स्ट चैप्टर यहां पर लिखा गया है बाजार संतुलन, परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा और बैंकिंग, आय और रोजगार का निर्धारण। नवंबर माह तक का पूरा सिलेबस आएगा। दिसंबर माह का सिलेबस हटा दिया गया, मतलब नवंबर माह तक ही आपको पढ़ाई करना है। गॉट इट, समझ गए? तो अंतिम वाला चैप्टर क्या है, आय और रोजगार के निर्धारण, यहां तक हम जो एंड करेंगे। चलिए अभी हम साइड करते हैं, आगे अपने अर्थशास्त्र को ओपन करते हैं और ये रहा आपका नवीनतम ब्लूप्रिंट। देख लीजिए, ये रहा आय और रोजगार के निर्धारण, यहां तक हम कंप्लीट करेंगे। गॉट इट, समझ गए ना? चलिए अब फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और क्या होगा सही उत्तर। मैं एक चीज अगेन बोलूंगा, अभी तक कोई ऐसा रियल पेपर नहीं आया है। जैसे ही कोई वायरल प्रश्न पत्र आता है, इसके द्वारा तुरंत कवर किया जाएगा और डेफिनेटली मैं उन्हीं पेपर को कवर करता हूं जो आपके एग्जाम में आने के चांस 90 से 95% होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम में टॉप करना ठीक त्रैमासिक परीक्षा की तरह, तो प्लीज ASK में एक्टिव रहना। जुड़े तो आप सब हो मुझे पता है, लेकिन एक्टिव नहीं रहते हो, वीडियो आता है देख नहीं पाते हो, पता नहीं कहां भटक जाते हो। तो एक्टिव रहना यदि चाहते हो अच्छे स्कोर गेन करना तो। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए, पहला प्रश्न है, इसे प्लीज अच्छे से कर लेना। व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र आपको पता होना चाहिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को बांट करके अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई होता है इसमें, जैसे आपका कोई फर्म हो गया, कोई उद्योग हो गया, मतलब छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके जब किसी अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यदि मैं समष्टि की बात करूं तो देखो सा लगा है, आगे क्या लिखा है, सा। तो सा मतलब जब सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, है ना। क्या लिखा है आगे, व्या मतलब जब व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं छोटे छोटे भागों में बांट करके, और आगे लगा है सा। तो याद रखना, समष्टि मतलब जब सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, कंप्लीट हुआ। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्या क्या लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देखो यार, पूंजी मतलब होता है पैसा, कुल मिलाकर के पैसा। तो जहां पर पैसे का खेल हो उसे कहेंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एक नई आर्थिक प्रणाली में हुआ है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वित रूप है। मतलब मिश्रित में क्या क्या मिला होता है, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है जो केवल रुपया पैसा के लिए काम करे, और समाजवाद मतलब जो समाज के लिए कार्य करे, रुपये पैसा को महत्व न दे बल्कि समाज को महत्व दे, इसे कहेंगे समाजवाद अर्थव्यवस्था। समझ गए जी? बस यहां से 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जिसमें छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो उसकी विशेषता बताने से क्या क्या फायदा होता है। विशेषता मतलब लाभ होता है, ठीक। तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन मतलब हम प्रॉपरली एक एक व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं इससे, ठीक है। व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, कौन कितना कमा रहा है ये अध्ययन कर सकते हैं। अरे भैया, जैसे आपके घर में खूब सारी अर्निंग होती है, ठीक। आप कमाते हो पर मंथ 50,000 रुपए, आपके पापा जी 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपके छोटे भैया कमाते हैं 2 लाख रुपए, है ना, आपकी दीदी कमाती है 80,000 रुपए। इतनी सारी अर्निंग होती है, तो एक साथ आता है समझो। तो एक साथ को हम बेस्ट रूप से अध्ययन करें, मतलब अलग अलग अध्ययन करें, तो हमको पता चलेगा कि कौन कितना कमाता है, ठीक। इसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना खर्च करता है, ये सब पता चलेगा। इसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी, मतलब 3 लाभ। कौन कौन से 3 लाभ होते हैं? तो देखो, अपने साहसिक
प्रत्येक साहसी अपने लाभ का अधिकतम करना चाहता है, मतलब जो भी कमाता है व्यक्ति तो बढ़ाना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम कम कर लें। अरे यार सिंपल सर, व्यवसाय को देखिए हो, जो व्यवसाय करता है वो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। कुछ लोग कैसे देखे होंगे, कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं जो पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको व्यवहार ज़्यादा पसंद है, मतलब वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक, समाजवादी इकोनॉमी का आगे बढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अच्छे से कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, देखने को मिलेगा, ठीक। एक अंतर पूछता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बाकी इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, स्किप करो। इस चैप्टर से केवल और केवल इंपॉर्टेंट है समष्टि और व्यष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 उपभोक्तावाद के व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ से 1 नंबर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको टेलीग्राम पर भेजा जा रहा है, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर एक लिंक देगा, लिंक को टच करना, टेस्ट को अटेम्प्ट करना और वहां पर अपने सभी 1 नंबर क्वेश्चंस को हल करना। चलिए नेक्स्ट, उपयोगिता की 3 विशेषताएं नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, इसके पढ़िए, ठीक। हाँ, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता से देख लेना, प्लीज टेक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हो गया आपका। नेक्स्ट आपका मांग का नियम, ठीक, इसे भी देख सकते हो। चलिए बाकी कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई ऐसा खास नहीं जो एग्जाम में आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसे देख लेना बेटा, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता को अलग अलग अध्ययन कर लेना, अलग अलग अध्ययन कर लेना, संबंध नहीं पूछेगा, अलग अलग अध्ययन करना पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। बाकी यहाँ से एक और प्रश्न देख लेना, बजट, बजट क्या होता है, केवल बजट देखना, बजट रेखा वगैरह नहीं, बजट, बजट को जाकर के देख लेना बस। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, हासमान उपयोगिता का नियम सचित्र वर्णन कीजिए, पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और इस बार भी चांस है कि परीक्षा में देखने को मिले। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको दे दूंगा सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी, ठीक है जी। तो बस यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो सबसे पहले देख लो कि कुल उत्पादन क्या है, ये प्रश्न पूछेगा। सीमांत उत्पादन क्या है, ये प्रश्न पूछेगा। 2 हो गए, तो ये ज़्यादा टिक नहीं कराऊंगा, 4 से 5 प्रश्न टिक कराऊंगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुल परिवर्तनशील लागत, इसे भी अच्छे से देख लो, ठीक। ये भी तुम्हारी परीक्षा में आएगा। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, चलिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इसको बताना है। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई साल में रिपीट हुआ है कई बार, इसलिए आपको अच्छे से करना है, स्किप मत करना प्लीज, प्लीज डू नॉट स्किप इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, फर्म संतुलन का अर्थ नहीं पूछता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। पूर्ति के नियम का नहीं पूछेगा। हाँ, पूर्ति को नियम के क्या लिखा है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व का वर्णन कीजिए, ठीक। तो ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, पूर्ति के नियम को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए, कारक लिख के आएगा इस बार, ठीक। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा हिंट कर रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझदार हो तो पढ़ लोगे, नहीं हो तो छोड़ दोगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, स्किप करो। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, ये वाला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या सा है, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ से स्किप कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा अध्याय नंबर 5 आ गया, बाजार संतुलन। यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न देखने को मिलेगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझ लो बाजार होता क्या है। तो बाजार मतलब सिंपल सा, जहां पर वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बाजार एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है, व्यापक दृष्टिकोण होता है, जहां पर बहुत बड़ी थोक में सामान को बेचा और खरीदा जाता है, ये बाजार कहलाता है। आगे आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल समझने के लिए, एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, कीमत संतुलन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, ठीक। अधिपूर्ति किसे कहते हैं, इसे भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 प्रश्न यहाँ से मैंने टिक करा दिया इस अध्याय से। आगे बढ़ते हैं, एमएसपी क्या है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस कीमत पर सरकार आपके फसल को खरीदती है उसे कहते हैं एमएसपी। जैसे अभी धान का फसल कटा है तो अभी खरीदी होगी, क्या पता शायद खरीदी हो भी गई हो, है ना, एमएसपी भी खरीदते हैं, ठीक। तो एमएसपी से देख लेना। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, बस स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिपूर्ति, इसको तो मैं बता ही दिया हूँ। बाजार संतुलन इसे पहले बता दिया हूँ, सब वही क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं,
समष्टि अर्थशास्त्र से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो यहाँ से केवल वस्तुनिष्ठ आता है, इसलिए इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ जाओ, जा करके आप जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और एक काम की चीज़ बताऊँ, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में कई सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं तो जल्दी वायरल कर देते हैं। ये वाला पेपर मिलेगा फेसबुक में, थोड़ी देर में वो पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये काम की बातें हैं, किसी को पता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अध्याय 2 कहता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय के लेखांकन से कोई प्रश्न नहीं बन रहा। मिश्रित आय को स्पष्ट कीजिए, इसे देख लेना। ठीक है, हाँ भैया, ये बड़ा तगड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की गणना के व्यय विधि और आय विधि दोनों पढ़ लेना। राष्ट्रीय आय की गणना का व्यय विधि और आय विधि दोनों पढ़ लेना। दो में से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का आ रहा है इस बार। ठीक है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, तो देख लेना, बाकी जिसको मैं बोलूँ उसको कर लेना। ठीक, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देखना है। ये रहा आपके सामने, देखिए ये राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय मापन की विधियां, इसे देख लेना। ये 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, बस 2 चीज आपको करना है यहाँ से, इसको छोड़ के मत जाना। राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि और आय विधि दोनों अच्छे से आपको देखना है। गॉट इट। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई है, केवल डेट आपको देखना है, 1 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना। नेक्स्ट, आरबीआई के प्रमुख कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा 2 नंबर में। आरबीआई कार्य कितने होते हैं, कम से कम 4 कार्य आपको पता होना चाहिए, 4। ध्यान से देख लो, जैसे नोटों को निर्मित करता है, साख नियंत्रण करता है, बैंकिंग व्यवस्था बनाता है और कृषि साख व्यवस्था करता है, विदेशी विनिमय को मेंटेन करके रखता है, औद्योगिक साख व्यवस्था करता है। ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, बैंक दर और ब्याज दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसे भी देख लेना, ये भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछता है सेम टू सेम। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देख लेना, दोनों अच्छे से देख लेना। ठीक है, वस्तु विनिमय का अर्थ बताइए, तो वस्तु विनिमय मतलब क्या होता था कि पहले प्राचीन समय में लोग कोई चीज खरीदते थे तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते थे, बल्कि पैसा नहीं देते थे, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे तुम्हारे घर में सपोज करो कि 1 बोरी धान हुआ है, सॉरी 10 बोरी धान हुआ है। ठीक है, और मेरे यहाँ 10 बोरी गेहूं हुआ है। अब भाई धान हमें चाहिए, गेहूं तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो रोटी खानी है, हमें तो चावल खानी है ना। तो एक बोरी अपन चेंज कर लेंगे, भाई 1 बोरी तू धान ले ले, 1 बोरी गेहूं मेरे को दे दे, ये ऐसे चलता है। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब लोग देखते हैं, अच्छा धान कितने रुपए क्विंटल चल रहा है, 1800 रुपए, गेहूं 2300 रुपए, हम क्यों दें, पैसे में बेचेंगे भाई, हमें 300 रुपए का फायदा है। ऐसा दिमाग अब लगाने लगे लोग बात, नहीं तो पहले वस्तु विनिमय ही चलता था। ठीक है, चलिए वस्तु एक सामान दो, दूसरा सामान दो, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। बदला यार नहीं बोलते, बदले में हमें क्या दोगे, तो लो भैया हम तुमको ये देंगे। ठीक, चलिए बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, व्यापारिक बैंक के कार्य बताइए और विमुद्रीकरण के प्रभाव। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसका आंसर यहाँ तक अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट हमारा अध्याय 4 कहता है आय एवं रोजगार निर्धारण। ये आपका अंतिम चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है बेटा। यहाँ से आपको देखना है, बचत फलन एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी देखना है। ठीक है, अप्रभावी मांग ये नहीं आ रहा। हाँ, ये देखना है 12वां नंबर, पूर्ण रोजगार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी परीक्षा में आएगा। और पूर्ण रोजगार क्या है ये तो पहले बता दिया। ठीक है, पूर्ण रोजगार अच्छे से पढ़ लेना और अनैच्छिक बेरोजगारी, 2 प्रश्न यहाँ से कवर करना है आपको बस। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।